भारत में ताडोबा टाइगर रिजर्व एक बेहद कठोर और निर्दयी इलाका है। ये एक सूखा और बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी युद्ध का मैदान है, जहां सबसे बड़े शिकारी एपेक्स प्रेडेटर्स सीमित शिकार और पानी की दौड़ में लगातार एक दूसरे के रास्ते काटते रहते हैं। यहाँ नर बाघों के लिए जिंदा रहना शरीर के वजन और हिंसा का एक पक्का समीकरण है। आप किसी इलाके पर कब्जा तभी कर पाते हैं जब आप वहां के मौजूदा मालिक को अपनी शारीरिक ताकत से हरा दें। अगर आप लड़ाई नहीं जीत पाते तो आपको खाना नहीं मिलता। जब विशालकाय बाघ बजरंग यहां आया तो उसने ठीक वही करके अपने इलाके पर कब्जा जमाया। जो उसकी जैविक प्रवृत्ति ने उसे सिखाया था, उसने यहाँ के मशहूर और पुराने निवासी वागदो पर तुरंत शारीरिक रूप से कुचल देने वाला हमला बोल दिया। ऐसे माहौल में जहां दर्जनों मजबूत मांसपेशियों वाले शिकारी एक ही इलाके के लिए आपस में होड़ करते हैं, वहां विकास हमेशा भारी भरकम जानवरों का ही साथ देता है। पारंपरिक तौर पर ताडोबा में अपनी जगह बनाए रखने का एकमात्र तरीका यही है कि आप जंगल में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जोरदार जानवर हों। लेकिन 2014 की शुरुआत में T54 कोड नाम वाला एक युवा नर बाघ चुपचाप इस रिजर्व में आ गया। स्थानीय गाइडों ने उसका नाम मटकासुर रखा। मटकासुर एक बाहरी बाघ था और उसके शरीर पर इस बाघ का पक्का सबूत भी मौजूद था। इस इलाके के मूल निवासी बाघों के शरीर के किनारों पर हीरे के आकार की धारियों का एक खास पैटर्न बना होता है। मटकासुर के शरीर पर ऐसी कोई खास निशानी नहीं थी जिससे ये पता चलता था कि वो किसी पूरी तरह से अलग जंगल के इलाके से यहाँ आया है। वो अभी युवा था, आकार में बाकी बाघों के मुकाबले छोटा था और वो गबर, सैटर्न और टाइसन जैसे 500 पाउंड वजन वाले इलाके के स्थापित अल्फा बाघों के शिकार करने के इलाके के ठीक बीच में खड़ा था। ताडोबा के सामान्य जैविक नियमों के हिसाब से इस तरह के कमजोर और भटकते हुए बाघ को तो लगभग तुरंत ही मार दिया जाना चाहिए था। वो एक ऐसे दुर्लभ व्यवहारिक गुण का इस्तेमाल करके जिंदा रहा जो नर बाघों में कम ही मिलता है, रणनीतिक धैर्य। अपनी मौजूदगी का ऐलान करने के लिए दहाड़ने के बजाय मटकासुर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसने अपने शुरुआती दिन पहले से मौजूद अल्फा सबसे ताकतवर बाघों के इलाके में छिपकर बिताए और पूरी तरह से नजर से ओझल रहते हुए उनकी गश्त करने के रास्तों पर नजर रखी। जब सबसे ताकतवर अल्फा बाघ गब्बर ने आखिरकार उसे पकड़ लिया तो मटकासुर को बुरी तरह से मार पड़ी। लेकिन जान की बाजी लगाकर लड़ने के बजाय वो पीछे हट गया। उसने वो इलाका छोड़ दिया, अपने जख्मों को भरने दिया और इंतजार किया। साल 2015 तक मटकासुर अपनी शारीरिक ताकत के चरम पर पहुंच चुका था। वो वापस आया और अपने प्रतिद्वंद्वियों के इलाकों को अपनी गंध से सराबोर करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सबसे अहम शिकारगाहों में उसकी मौजूदगी का एक लगातार शारीरिक एहसास बना रहा। ये दबाव काम कर गया। इस लगातार और दखल देने वाली मौजूदगी का सामना करते हुए सैटर्न और टाइसन जैसे ताकतवर नर बाघों ने आखिरकार बिना किसी शारीरिक लड़ाई के ही अपने इलाके छोड़ दिए। सिर्फ गब्बर ही बचा रहा। मटकासुर ने उस बाघ को ढूंढ निकाला जिसने उसे 1 साल पहले पीटा था, उस पर जोरदार हमला किया और उसे हमेशा के लिए जंगल से बाहर खदेड़ दिया। जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय चीजों को गौर से देखने को प्राथमिकता देकर एक कमजोर बाहरी बाघ ने सफलतापूर्वक रिजर्व के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। आमतौर पर एक नर बाघ का अपने वंश के साथ जुड़ाव संभोग के बाद खत्म हो जाता है। वे दूर दराज की सीमाओं पर गश्त करते हैं और मादा बाघ को ही शावकों को अकेले बाघों ही छोड़ देते हैं, जबकि वे दूसरे नर बाघों से सक्रिय रूप से बचते रहते हैं जो उन शावकों को मार सकते हैं। मटकासुर ने इस व्यवहार के ढर्रे को तोड़ दिया। उसने अपनी संगिनियों माया और छोटी तारा जैसी ताकतवर मादा बाघों के साथ अपना गहरा जुड़ाव बना लिया और सालों तक उनके साथ ही रहा। उसने एक सक्रिय कुल पिता यानी परिवार के मुखिया की भूमिका निभाई। उसने अपना समय नन्हे शावकों की शारीरिक रूप से रखवाली करने और अपने शिकार को उनके साथ बांटने में बिताया और इस तरह उसने आसपास घूमने वाले प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक विशाल 500 पाउंड की ढाल का काम किया। एक बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी माहौल में बच्चे पैदा करना सिर्फ पहला कदम है। अपने परिवार की रोजाना की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने ये पक्का किया कि उसकी नस्ल सचमुच बड़ी होकर जिंदा रहे।
2010 के दशक के आखिर तक अपने इलाके की रक्षा करने के सालों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मटकासुर बूढ़ा हो रहा था और उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। तभी रुद्र नाम का एक जवान और ताकतवर हमलावर उसके इलाके में घुस आया। जवान मटकासुर शायद ठीक होने के लिए पीछे हट जाता, लेकिन बूढ़े मटकासुर ने हार मानने से साफ मना कर दिया। वो वहीं डटा रहा और लड़ा। इससे एक बेरहम सिलसिला शुरू हो गया। रुद्र बार बार उस पर हावी हो जाता और उसे जख्मी कर देता। मटकासुर सिर्फ अपने जख्मों को भरने के लिए कुछ देर के लिए पीछे हटता, और जैसे ही वो चलने फिरने लायक होता, वो रुद्र से फिर से लड़ने के लिए मोर्चे पर वापस आ जाता। दिसंबर 2019 तक मटकासुर का शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। वो अपने कमजोर होते शरीर को एक ऐसी लड़ाई में झोंक रहा था जिसे वो अपनी शारीरिक बनावट के हिसाब से कभी जीत ही नहीं सकता था। इस जिद का एक मकसद था। सीमा पर रुद्र के हमलों को झेलते हुए उसने जो भी महीना बिताया, वो उसके बढ़ते बच्चों के लिए जंगल के अंदरूनी हिस्से में सुरक्षित रूप से बड़े होने का एक और महीना था। वो उनकी सुरक्षा के बदले अपनी शारीरिक सेहत दांव पर लगा रहा था। आखिरकार उसके जख्मों ने उसे जंगल की एकदम बाहरी किनारों तक धकेल दिया, जहां वो मई 2023 में अपनी मौत तक रहा। उसकी आखिरी रक्षा सफल रही। हमलावरों की अगली पीढ़ी के खिलाफ एक ढाल बनकर उसने ये मुमकिन कर दिखाया। आज इस अभयारण्य पर एक विशालकाय परिपक्व अल्फा का शासन है। उसका नाम छोटा मटका है और वो मटकासुर का पुत्र है। मटकासुर का इतिहास बताता है कि जंगल में दीर्घकालिक सफलता समय और समर्पण का परिणाम है। उसने धैर्य के बल पर अपना स्थान सुरक्षित किया और फिर अपने उत्तराधिकारियों के लिए निर्धारित हिंसा को सहकर अपनी विरासत को सुनिश्चित किया।